बंगाल का चुनाव ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि एक सियासी जंग का मैदान बन चुका है। आज हम इसी जंग के हर पहलू को परत दर परत समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों इसे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों में से एक कहा जा रहा है। जरा सोचिए, सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और 2 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों की तैनाती। ये तस्वीरें या आंकड़े सिर्फ हालात की गंभीरता नहीं बताते, बल्कि ये इस बात का भी सबूत हैं कि इस चुनाव में दांव पर कितना कुछ लगा है। और हाँ, ये बंगाल के चुनावी हिंसा के इतिहास की तरफ भी एक बड़ा इशारा करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये चुनाव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए अस्तित्व की लड़ाई क्यों बन गया है और बीजेपी के लिए उस किले को भेदने का इतना बड़ा मौका क्यों है, जहां वो पारंपरिक रूप से कभी मजबूत नहीं रही। एक तरफ 10 साल से सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जो बंगाल में अपनी पहली और सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इन्हीं सवालों के जवाब हमें इन 5 अहम मोर्चों पर मिलेंगे। चलिए एक एक करके इन पहलुओं पर नजर डालते हैं जो ये तय करेंगे कि बंगाल का सियासी ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मोर्चे से, बंगाल का हाई स्टेक्स रण क्षेत्र, और देखते हैं कि जमीन पर हालात इतने तनावपूर्ण क्यों बने हुए हैं। 2 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी, ये आंकड़ा सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए नहीं है, ये दिखाता है कि इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी की इच्छा शक्ति कितनी जबरदस्त है। और ये एक ऐसे राज्य में पार्टी के बढ़ते असर का भी संकेत है जहां वो कभी हाशिए पर हुआ करती थी। और बात सिर्फ संख्या की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि ये बल कहां से आ रहे हैं। केंद्र से 2321 कंपनियों की तैनाती। अब इसके 2 बिल्कुल अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। बीजेपी के नजरिए से देखें तो ये एक निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे वोटरों को डराने और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की एक कोशिश के तौर पर देख रहा है। अब आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे अहम किरदार पर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। क्यों कहा जा रहा है कि उनकी अब तक की सबसे कठिन राजनीतिक लड़ाई है? क्योंकि इस बार उनके सामने सिर्फ एक विपक्षी पार्टी नहीं, बल्कि एक बेहद मजबूत, साधन संपन्न और संगठित बीजेपी खड़ी है। और साथ ही 10 साल के शासन की एंटी इनकम्बेंसी और कई तरह के आरोप भी बड़ी चुनौतियां बनकर सामने हैं। असल में उनकी चुनौतियां 3 स्तरों पर हैं। पहला, एंटी इनकम्बेंसी, मतलब 10 साल के शासन के बाद जनता की संभावित नाराजगी। दूसरा, केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई और एनआईए की कार्रवाई, जिसे टीएमसी राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताती है। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा, सर विवाद, जिसने पूरे चुनावी गणित को हिलाकर रख दिया है। तो ये एसआईआर आखिर है क्या? देखिए, कागज पर तो ये एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, वोटर लिस्ट को अपडेट करना। लेकिन ये इतना बड़ा विवाद क्यों बन गया? क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि इस अपडेट की आड़ में बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, खासतौर पर अल्पसंख्यकों के, जो परंपरागत रूप से टीएमसी का वोट बैंक माने जाते हैं। और जरा ये आंकड़ा देखिए, 90 लाख! वोटर लिस्ट से 90 लाख नामों का हटाया जाना ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक भूचाल है जो चुनाव के नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं चैलेंजर की, यानी बीजेपी की। बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए इतनी बेताब क्यों है? क्योंकि पश्चिम बंगाल सिर्फ एक और राज्य नहीं है, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और लंबे समय तक वामपंथी राजनीति का गढ़ रहा है। यहां जीतना बीजेपी के लिए एक वैचारिक और राजनीतिक दोनों ही स्तरों पर बहुत बड़ी कामयाबी होगी, जिसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। उनकी रणनीति को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, टॉप लीडरशिप का पूरा फोकस। अमित शाह का 15 दिनों से ज्यादा बंगाल में कैंप करना ही दिखाता है कि ये चुनाव पार्टी के लिए कितना ज्यादा अहम है। दूसरा, स्टार प्रचारकों की एक पूरी फौज उतार दी गई है, जो पार्टी के आत्मविश्वास का प्रतीक है। और तीसरा, बांग्लादेश बॉर्डर और लैंड जिहाद जैसे मुद्दे, जो पार्टी की कोर राष्ट्रवादी राजनीति की तरफ इशारा करते हैं। तो ये तो हुई दोनों पार्टियों की बड़ी बड़ी रणनीतियां, लेकिन असल लड़ाई तो जमीन पर एक एक वोट के लिए लड़ी जा रही है, और इस लड़ाई का केंद्र हैं कुछ खास वोटर ग्रुप। चलिए देखते हैं कि दोनों पार्टियां इन निर्णायक वोटरों को कैसे अपनी तरफ खींच रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं महिला वोटरों की, जो बंगाल में असल किंगमेकर की भूमिका में है। इनकी आबादी न सिर्फ ज्यादा है, बल्कि ये पारंपरिक तौर पर टीएमसी का एक मजबूत वोट बैंक भी रही हैं। इसीलिए एक तरफ टीएमसी अपनी कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी केंद्र के नारी शक्ति एक्ट को सामने रखकर इस वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है।
और अब वापस उसी एसआईआर विवाद पर लौटते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि इसका ज़मीनी असर कितना गहरा है, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में। यहाँ देखिए, जंगीपुर और लालगोला जैसे क्षेत्रों में हटाए गए नामों में ज़्यादातर मुस्लिम वोटर हैं। ये टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि ये सीधे सीधे उसके कोर वोट बैंक पर चोट है और यही हार जीत का फासला तय कर सकता है। जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो लड़ाई का व्यक्तिगत हो जाना लाजमी है। बंगाल का चुनाव अब सिर्फ नीतियों और वादों की लड़ाई नहीं रहा, ये अब शीर्ष नेताओं के बीच सीधी और तीखी जुबानी जंग में बदल चुका है। एक तरफ हैं टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी, जो सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं। ये बयान सिर्फ एक तंज नहीं है, बल्कि ये टीएमसी के आत्मविश्वास और बीजेपी से आमने सामने टकराने की रणनीति का एक बड़ा संकेत है। और दूसरी तरफ से अमित शाह का पलटवार भी उतना ही तीखा है। ये दिखाता है कि बीजेपी भी किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। ये जुबानी जंग असल में जमीन की लड़ाई का ही एक आईना है। तो बंगाल के सियासी महासंग्राम में आखिर बाजी कौन मारेगा? क्या ममता बनर्जी अपना किला बचाने में कामयाब होंगी या फिर बीजेपी की ये घेराबंदी इस बार सफल हो जाएगी? इसका जवाब सिर्फ पश्चिम बंगाल का भविष्य ही तय नहीं करेगा, बल्कि ये पूरे देश की राजनीति को भी एक नई दिशा देगा।